हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट JR परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2020 में नेट JRF का पेपर हुआ था। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं यूनिट से, तो ये हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। परीक्षा तिथि थी 24 सितंबर 2020। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण टीचिंग स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर है वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन हमारा है जी कि इनमें से किस शिक्षण स्तर में जो अधिगम करता है कि अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर हो प्राप्त होता है। जो लर्नर है और उनके बीच टीचिंग के बीच जो अवधारणा है उनके सकारात्मक दृष्टांतों के बीच भेद डिफरेंट करने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है, अंतर करने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने, स्मृति स्तर, अबोध स्तर, रिफ्लेक्टिव विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। जो हमें अंतर है वो विभेद करने का जो अवसर प्राप्त होता है अबोध स्तर। कौन से है? अबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है अबोध स्तर में, जो हम क्या करते हैं, अभेद है, सकारात्मक दृष्टि पॉजिटिव है और उनके बारे में अवसर हुआ हमें प्राप्त होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल है ये सबसे लो क्रम से शुरुआत होती है मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल में क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए जो उनको क्या पढ़ाया जाता है, फैक्ट है या जो तथ्य है ये पढ़ाए जाते हैं। उनको ये सिद्धांत है वो रटवाए जाते हैं, वही बच्चों को याद करवाए जाते हैं, वही सुनाया जाता है। इसमें बच्चों क्या करते हैं, याद करने पे जो रटाफिकेशन होती है वो किस में होती है, स्मृति स्तर में होती है। स्मृति जो स्तर है मेमोरी लेवल से जो अगला नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग या अबोध स्तर आता है। इसमें क्या है, समझ स्तर है। ये कौन सा स्तर है, समझ स्तर है। समझ स्तर में बात करें तो इसमें क्या है, बच्चों को थोड़ी समझ है, कुछ अंतर है, विभेद करने का पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या है, क्वेश्चन है, पर्सन पूछ सकता है, आलोचना कर सकता है बच्चा टीचर के साथ। वो कौन सा स्तर है, अबोध स्तर या समझ स्तर है। सबसे जो हाईएस्ट है वो है रिफ्लेक्टिव या जो विमर्शी चिंतन स्तर। इसमें क्या चिंतन मतलब कि उससे चिंतन स्तर है होती है। इसमें चिंतन मतलब कि वो खुद इसमें लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है वो खुद सेंटर होता है, केंद्रित होता है, क्योंकि उसमें बच्चों को क्या है, प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चा खुद सोल्व करके लाता है। ये कौन सा चिंतन स्तर होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है स्वायत्त विकास स्तर। इसमें क्या है, ना तो कोई टीचर होता, खुद बच्चा है, देख के ये खुद बच्चा इसमें सीखता है। जैसे छोटे बच्चा 1 से 2-2.5 साल के बीच में बच्चा होता है, वो किस में आता है, स्वायत्त विकास में आता है, क्योंकि उसमें बच्चा क्या है, दूसरों को अपने आप इसमें सीखता है, ना कि
किसी का कोई दबाव नहीं होता, टीचर नहीं होता, खुद बच्चा अपने आप है वो सीखता है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही था वो था अबोध स्तर। स्मृति स्तर है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये कमेंट सेशन में आपको बताना है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये किसके द्वारा दिया गया था, और रिफ्लेक्टिव है ये किसके द्वारा, और चारों का चारों ये जो एक प्रोसेस स्केल है ये किसके द्वारा दिया गया था। इन तीनों क्वेश्चनों का आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है, चारों क्वेश्चनों का, और जिससे आपकी जो तैयारी है उसका भी पता चल जाएगा कि आप कि कितनी अच्छी तैयारी आपकी हुई है। चारों जो ऑप्शन है इनको किसने दिया, मेमोरी लेवल को, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है, जो स्वायत्त विकास स्तर है ये किसके द्वारा दिया गया था। अबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है। अबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोणों को बताता है, जो शिक्षार्थी में तथ्य, सिद्धांत और सामान्य स्थिति को समझने योग्य बनाता है। जो बच्चा शुरुआत में जो फैक्ट है, सिद्धांत है, उनको क्या है याद करता है, रटाफिकेशन रटाया जाता है उसको, तो वो क्या है उसको समझ के लिए किस में आ जाएगा, हमारा अबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। एक और पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर है वो विचारहीन है। क्या है जी, विचारहीन है। क्या है, विचारहीन। स्मृति स्तर क्या, विचारहीन। दृष्टिहीन विचारहीन है, इतना इस पर जोर, विचारहीन मतलब कि उसको विचारों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए क्या विचारहीन है। स्मृति स्तर अबोध स्तर है, ये क्या है, विचारशील है। विचारहीन नहीं, विचारशील। परंतु अत्यधिक विचारशील आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव में आ जाएगा, चिंतन स्तर में। तीसरा पॉइंट, दूसरा जो हमारा यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि स्मृति स्तर में सेंटर या केंद्रित कौन होता है, टीचर होता है, टीचर होता है। और अबोध स्तर में टीचर तो होता है केंद्रित, परंतु बच्चे क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाद विवाद होता है। तो अगर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं तो क्या होता है, संवाद जो प्रक्रिया है वो किस में होती है, अबोध स्तर रिफ्लेक्टिव में होती है। परंतु चिंतन स्तर है अत्यधिक विचारशील और किस में, रिफ्लेक्टिव लेवल में है। इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट आपको है या तो ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू एलबोरेट ऑन आंसर आइदर बाय देयर व्हेन और बाय डेट ऑफ अदर्स विल इज कॉल्ड। शिक्षण के दौरान क्या है, टीचिंग के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है सेकंड कि शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान है जो टीचर है वह कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं खुद या दूसरे किसी उत्तर को सविस्तार, मतलब कि टीचर कहता है कि उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए या खुद जो बता रहे हैं वो किसी को विस्तार पूर्वक बताना है, तो प्रोत्साहित करते हैं तो वो कहलाते हैं, किस में आएंगे, संरचना में या अनुदेशनात्मक में या अधिगम में या विशेष परीक्षा प्रोविंग्स या अधिगम लर्निंग प्रोसेस या इंस्ट्रक्शंस या जो स्ट्रक्चर है संरचना, इसमें जो हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि हमें क्या बताया जा रहा है इसमें, स्वयं या दूसरे किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करना है। इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, विशेष परीक्षा या प्रोविंग। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है। क्या है, या इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, विशेष परीक्षा या प्रोविंग्स या
सहयोगी व्यवहार। क्योंकि क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ क्या कर रहा है, स्वयं खुद या दूसरे के सहयोग कर रहा है, आंसर का रिप्लाई दे रहा है, या विस्तार पूर्वक से उसको प्रोत्साहित करने के लिए टीचर है उससे बताया जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सहयोग। किसके अंतर्गत, विशेष परीक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए, एक प्रभावी टीचर बनने की जो क्षमता है के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिव्यक्ति और धारणाओं की बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। कि अभिव्यक्ति और धारणाओं के बजाय है उसे व्यवहारगत कहा जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट है, नियंत्रण बिंदु, संप्रेषणीयता, प्रबंधन और निगरानी, या शिक्षक का उत्साह। तो इसमें जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षक बनने के लिए, मतलब कि इफेक्टिव टीचर है उसको बनने के लिए अभिव्यक्ति और धारणाएं की बजाय उसको क्या है, व्यवहारगत कहा जाएगा। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, सी। कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, अधिक व्यवहारगत बनाने के लिए जो प्रभावित है वो है नंबर 2 है। दूसरा जो पॉइंट है वो है संप्रेषणीयता और प्रबंधीय और निगरानी और मूल्यांकन, ये क्या है, उसको व्यवहारगत के लिए कार्य करते रहेंगे। नंबर 3 हमारा सही है। सहक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाता है। यह शिक्षक या विद्यार्थी दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं जैसे व्यवहार, अभिव्यक्ति, मूल्य और विकास इत्यादि के द्वारा सहायता प्रदान करता है। जो क्षमता है वो एक प्रभावी शिक्षक की क्षमता निम्नलिखित अभिव्यक्ति धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा जब क्या उत्तम संप्रेषण कौशल हो, विद्यार्थी व्यवहार अधिगम को प्रबंधन और निगरानी हो, समय और मूल्यांकन के समय क्या प्रतिपुष्टि प्रदान करता, तो किस में है, व्यवहारगत कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। क्या लर्नर क्या होती है, केंद्रित होती है। कि उच्च शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली जो हायर लर्निंग है उसमें प्रयोग में लाई जाने वाली टीचिंग मेथड की उन सूचियों में से उन विधियों की पहचान करें जो क्या हो, लर्नर सेंटर्ड हो, अधिगम केंद्रित होता है। अधिगम केंद्रित होता है, लर्नर जो केंद्रित होता है, ये कौन कौन सी आएगी। तो सबसे पहले बात करें हम परियोजना कार्य, चौक एवं डॉग, दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्या देना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन कौन से हैं, इसमें हम बात करें आंसर सही रहेगा जो हमारा ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, 4 और 5। सबसे बात करें हम परियोजना चौक एवं डॉग, 2 ऑप्शन जहाँ भी है वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आता है टीचिंग में है तो लर्नर सेंटर्ड तो है ही नहीं, शिक्षार्थी केंद्रित तो है ही नहीं, तो 4 और 5 हम नहीं कर सकते। ऑप्शन डी भी हमारा नहीं हो सकता। बात करें तीसरी, दृश्य सर्वे माध्यम के साथ व्याख्यान देना, तो इसमें जो हमारा आएगा कंप्यूटर की सहायता से टीचिंग और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह, 4 और 5 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। किसमें,
अध्यापक विधि की उन सूचियों की विधि की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। जो केंद्रित होती है वो क्या होती है? वो होती है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और भूमिका निर्वाह। अधिगम से केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित है, वो क्या है? शिक्षण विधियां कौन सी है? हस्तांतरित कार्य, हस्तांतरित कार्य, कर्मा निर्देशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि किस में आते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। दो विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों के विकास छात्र या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां हस्तांतरित कार्य, कर्मनिर्देशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैच करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, समेटिव, और जो निकष संदर्भित परीक्षण है, और नंबर डी में है मानक संदर्भित नॉर्म रेफरेंस। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निर्णयात्मक मूल्यांकन में क्या आएगा? इसके प्रयोग का प्रयोजन जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए, प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता को पहचान करने के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर का आंकना होता है। निकष संदर्भित परीक्षण आदित्य सूचक मानक है। मानक संदर्भित परीक्षण रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्त का प्रयोग किया जाता है। जो निर्माण है, जैसे निर्माण है तो उसके लिए क्या करनी है? निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए की पॉइंट हमें ध्यान रखना है, प्रयोजन के सुधार की गुंजाइश के लिए और संभाव्यता की पहचान के लिए, संभाव्यता की पहचान और सुधार की गुंजाइश के लिए निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है। संकल्पनात्मक जो मूल्यांकन है उसको क्या? आंकना, अधिगम स्तर को आंकना। और निकष संदर्भित परीक्षण है आदित्य सूचक के लिए है। मानक संदर्भित है रिपोर्टिंग के लिए, जो प्रतिशतता है। मानक मतलब कि उसके रैंक और मानक प्राप्त अंक का प्रयोग किया जाता है, प्राप्त अंक का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन थे सितंबर 2020 एग्जाम में आए हुए नेट जेआरएफ के। तो नेक्स्ट सेशन में हम PYQ क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय भारत।